आखिर क्या वजह है कि जो लोग कानून को ठेंगा दिखाते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं तो उन पर कुछ नहीं होता। इनफैक्ट मीडिया भी उन्हें हीरो की तरह पेश करता है। 3 मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। यूट्यूबर एल्विश यादव, बलात्कारी राम रहीम और इसके अलावा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, तीनों ने कानून को ठेंगा दिखाया। कानून की जो आयरन पकड़ होती है, लौह पकड़ होती है, उनसे कोसों दूर। और इन तीनों मामलों में भारतीय जनता पार्टी इनके सामने नतमस्तक थी, उनको लेकर कमजोर थी, हल्की थी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एल्विश यादव की। एल्विश यादव, दोस्तों मैं आपको बतला दूं, कोई अफवाह नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है, उन एफआईआर में 7 लोगों का नाम है, 6 नंबर पर एल्विश यादव है। मामला क्या है? किस तरह से नोएडा में सेक्टर 49 में एक रेव पार्टी में, एक अश्लील ड्रग्स से जुड़ी पार्टी में सांप का जहर सप्लाई किया गया, जो ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस के एफआईआर में यह भी लिखा हुआ है कि विदेशी युवतियां सप्लाई हुई। मैं आपको बतला दूं, मेनका गांधी के एनजीओ ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन में बाकायदा एल्विश यादव से बातचीत हुई। बातचीत के बाद यह बात सामने आई कि एल्विश यादव ने यह कहा कि मेरा एक व्यक्ति है, आप उससे कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी पार्टी करवा देगा। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। बाकायदा एफआईआर में एल्विश यादव का नाम है, मगर जब कोटा में राजस्थान पुलिस एल्विश यादव को पकड़ती है तो क्या होता है? जब राजस्थान पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस से बात करती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस ये कहती है कोई केस ही नहीं है। एल्विश यादव निकल जाता है। एल्विश यादव अब यह कह रहा है कि मैं मेनका गांधी पर मानहानि का केस करूंगा, मैं बेकसूर हूं। हो सकता है आप बेकसूर हो, मगर आपका नाम एफआईआर में है। बाकी 5 लोग 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, मगर एल्विश यादव अभी भी खुलेआम घूम रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनके साथ एल्विश यादव मंच पर था, वो कह रहे थे कि अगर एल्विश यादव दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। वो तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको बतलाता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में। जिस थानेदार की वजह से एल्विश यादव पर कार्रवाई हुई थी दोस्तों, उसी पर कार्रवाई की गई है। मैं आपको यह खबर दिखाना चाहता हूं, बहुत ही शॉकिंग। इससे पता चलता है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार काम करती है। आपके स्क्रीन पर यह खबर देखिए। एल्विश यादव केस में बड़ा एक्शन, नोएडा पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी को किया लाइन हाजिर। खबर आपके स्क्रीन पर। एल्विश यादव केस में ढिलाई और लापरवाही बरतने के मामले में नोएडा सेक्टर 49 के थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने उन्हें लाइन हाजिर किया है। बिग बॉस ओटीटी विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में सामने आने पर एक बार फिर नोएडा पुलिस के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। भले ही मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहीं अब नोएडा कोतवाली सेक्टर 49 में लगातार बढ़ रहे क्राइम ग्राफ को देखते हुए नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। अब वो क्या बड़ा एक्शन है साहब, वो देखिए साहब। दरअसल नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कोतवाली सेक्टर 49 में अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए सेक्टर 49 थाना प्रभारी संदीप चौधरी को लाइन हाजिर किया है। जानकारी के मुताबिक बढ़ते अपराध पर अंकुश न लगा पाने और विवेचना में लापरवाही बरतने के मामले में सेक्टर 49 थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। संदीप चौधरी वही शख्स हैं जिनकी वजह से उनका नाम एफआईआर में था। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर देखिए। इसमें एल्विश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि टाइम्स नाउ नवभारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सिद्दीक कप्पन आपको याद है, एक पत्रकार, 2 साल तक वो जेल में था, कोई मामला नहीं था, आतंकवाद की धाराओं में उसे जेल में डाल दिया गया था। यहां पर एल्विश यादव एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करता है, अनाप शनाप बातें करता है, जिसका नाम एक एफआईआर में है, उसको लेकर एक न्यूज चैनल यह कह रहा है कि हमारी तारीफ की गई सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का करीबी है। यह देखिए, स्मृति ईरानी, तेजस्वी सूर्या,
निर्मला सीतारमण, तमाम लोगों के साथ यह व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, आप क्या सोचते हैं, इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? सवाल ही नहीं। कैसे कार्रवाई होगी? उल्टा जिस थानेदार ने कुछ एक्शन लिया था या एक्शन लेने की कोशिश की थी, संदीप चौधरी, उस पर कार्रवाई की गई, उसे लाइन हाजिर कर दिया गया। इस तरह से यह काम हो रहा है। दोस्तों, मुद्दा यह नहीं है कि उसका नाम एफआईआर में है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है और मैं चाहूंगा आप सुने। इस ऑडियो में एक व्यक्ति जिसने यह पूरा ऑपरेशन किया था, वो बात कर रहा है एल्विश के एक बहुत करीबी से, और उसमें वो एल्विश के बारे में भी बहुत कुछ कह रहा है और यह बता भी रहा है कि ये पार्टी हम पहले भी कराते रहे हैं। सुनिए ये पूरी बातचीत और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। जो एल्विश भाई क्या करते हो वहां कैसे नहीं आते हो फिर? वहां पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरेनर टाइप का। अच्छा, तो जो उनका बुक करता है ना, उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर आदमी, बड़े आदमी भी तो है ना एल्विश भाई। हाँ, बड़े आदमी उनका फिर कांटेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है। वो उनका ही मतलब वो रहता है, तो उनके वहां तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, आज दुनिया डरती है। हाँ, फिर कांटेक्ट है, सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते। वो भी 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैकअप, और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलते हैं वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि इन चीजों का वो भी रिस्क नहीं ज्यादा पालते। चलो बाकी बिल तो मैंने बना के भेज दिया। ठीक है, आप मेरे को ना एक आध उनकी भी भेज देना, वो एल्विश भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो, वो तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। वो प्रोग्राम तो मैंने किया था, लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था। वहाँ पे फॉरेनर ही थे सारे। अच्छा, तो किसी फॉरेनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। अच्छा, तो ये नोएडा में थी उनकी एल्विश भाई की पार्टी? नहीं, छतरपुर फार्म हाउस, छतरपुर में। हाँ। बाकी मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ मेरी, यहाँ नोएडा में है ना, कासना के अंदर। यहाँ पर भी तो करिए नोएडा के अंदर, वो जो रेप पार्टी हुई थी। हाँ, वीडियो मतलब उसकी क्या है ना कि वो प्रोग्राम करने वाले लड़के छोड़ आया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ वीडियो है, मैं वो भेज रहा हूँ, भेज तो रखी मैंने, वो 10% ही गई है आपके पास। हाँ, वो सेंड नहीं हो पाई अभी। तो सुना आपने, इसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति दावे कर रहा है। इन दावों के ही बुनियाद पर कायदे से एल्विश यादव से पूछताछ होनी चाहिए थी। अब तक मैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एल्विश से कोई पूछताछ नहीं हुई है। नोएडा पुलिस ने राजस्थान पुलिस को बताया कि कोई मामला नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया, जाने दिया। उसका नाम जबकि एफआईआर में है, एफआईआर में लिखा हुआ है सांप का जहर सप्लाई करना, विदेशी युवतियां सप्लाई करना। यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है, यह उस एफआईआर में लिखा है। मैं उस आधार पर कह रहा हूं, वो ऑपरेशन जो भाजपा की एक सांसद मेनका गांधी ने रचा था। ये तथ्य हैं, ये कल्पना की उड़ान नहीं है। मैं समझना चाहता हूं कि कानून को ठेंगा दिखाने वाले इन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अब मैं बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कर रहा हूं दोस्तों। मैं कुछ देर बाद बृजभूषण शरण सिंह की बात करूंगा। आपकी स्क्रीन पर ये संदीप दाइमा है। ये राजस्थान की एक रैली में भाजपा का एक नेता है और उस रैली में इसने ये कहा कि गुरुद्वारों और मस्जिदों को उखाड़ फेंकना चाहिए। मंच पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी थे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ताली बजाते दिखाई देते हैं। पहले आप सुनिए इस पूरे भाषण को, फिर मैं चर्चा करता हूं। उसे आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा किस तरह से इसने मस्जिद है, किस तरह से गुरुद्वारा यहां पर बनाकर छोड़ दिया। ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहां से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को पानी बता कर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम, धन्यवाद। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की क्या? उन्होंने कोई कड़ाई की? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मंच पर थे, उन्हें पलटकर संदीप दाइमा को बोलना चाहिए था कि भाई तुम क्या बोल रहे हो। उल्टा वो तालियां बजा रहे थे। संदीप दाइमा पर इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि अब गुरुद्वारा एसजीपीसी, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो है वो सक्रिय हो गई है। अच्छी बात क्या, मैं आपको बताता हूं। संदीप दाइमा ने माफी मांगी है, ये इसका वीडियो है माफी मांगने का, और इसमें कह रहा है कि मैं तो सिर्फ मस्जिद और मदरसों के बारे में कह रहा था। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने कहा है कि चाहे गुरुद्वारा हो या मस्जिद, किसी के बारे में आपको यह कहने का अधिकार नहीं है। वाकई इसके लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा एसजीपीसी के लिए कि वो कहने को यह कह सकते थे ठीक है आपने गुरुद्वारों को लेकर माफी मांग ली, हमें और कुछ नहीं करना है, मगर नहीं, उन्होंने कहा कि आप मस्जिदों के बारे में भी ऐसा नहीं कह सकते। मगर ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में निष्कासित कर दिया तो क्या हो गया?
चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में आप देखिएगा, एक सिख ग्रंथी हैं, वो एक भाजपा के नेता से भिड़ते हैं और उनको सुनाते हैं इस पूरे मामले में। आप सुनिएगा इसको, बहुत अच्छी बातचीत है, सुनिए। आप तो पूछ रहे हैं भी इंडिया में कोई चुनाव योग नाम की चीज है या नहीं है, ये पूछ रहे हैं आप है क्या? तो महसूस क्यों नहीं हो रहा? एक आदमी स्टेज पे बोल रहा है कि मंदिर मस्जिद है, गुरुद्वारे नसूर मस्जिद तोड़ देने चाहिए, तो चुनाव योग क्या कर रहा है? मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है, शर्या वो नहीं बोल रही हैं और सीएम पर तालियां लगा रहे हैं। इससे शर्म बात क्या हुई चुनाव योग के लिए? मुझे आप बता दीजिए, ये भाषा यूज करने वाली गुरुद्वारे नसूर बन चुके हैं। ये नसूर नहीं देश के लिए, आज नसूर बीजेपी बन चुकी देश के लिए। संदीप दाइमा जैसे लोग जो फिरका बस लोग हैं वो नसूर बन चुके देश के लिए। जो स्टेज पे बोल रहे शर्म आती है, योगी आदित्यनाथ को तालियां मार रहे हैं। हम आपसे कहने आए हैं, आप उनकी टीम के मेंबर हो, कम से कम लोगों को एहसास कराओ कि सभी मोदी के तोते नहीं हैं। जहां जिंदा जमीर लोग बैठे हैं, नौकरी आती चली जाती हैं, पर जो ऊपर नौकरी करोगे ना जाएगा, वो सारा दुनिया शाह को मांगेगा आकर। किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हो आकर? मंदिर है, सभी मत्था टेक स्वीकार करते हैं। हमारे एक देश में संस्कृति है सभी के मिलजुल रहने की करने की, और बीजेपी उसमें नफरत फैला रही है, सिर्फ वोटों के लिए देश को बांट रही है। और हैरानी इस बात की है कि चुनाव आयोग ने, सरकार ने, प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। ये सबसे शर्मनाक बात है। आपने जिस सिख ग्रंथी को सुना ना, ये मेरे भारत का, ये मेरे समावेशी भारत का नागरिक है। उसके मन में नफरत नहीं है, बल्कि नफरतियों को आईना दिखा रहा है वो बार बार। संदीप दाइमा जैसे लोगों को सीखना चाहिए इनसे, भाजपा को सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। आपको इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लोग भाजपा में इतने ताकतवर हैं। संदीप दाइमा को लेकर मैं आपको बतला चुका हूं, मगर और दो नामों का जिक्र करना चाहूंगा, बृजभूषण शरण सिंह और राम रहीम। राम रहीम वो व्यक्ति जो जिसे सजा मिल चुकी है बलात्कार के मामले में, मगर भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ता इन्हें पैरोल दिलवाने में। और फिर इसके दरबार में भाजपा के नेता शामिल होते हैं, सिर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि आदमपुर में चंद वोट मिल जाएंगे और वहां पर हमें जीत मिल जाएगी। इनके मन में नारी अस्मिता, नारी की इज्जत, इनके कोई मायने नहीं है। इनसे नारे लगवा लीजिए कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे इनसे लगवा लीजिए, मगर कथनी और करनी का फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राम रहीम भी वो शख्स है जो कानून को ठेंगा दिखा रहा है, क्योंकि उसे सम्मान कोई और नहीं, सत्ताधारी भाजपा दे रही है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर, जो अपने आप में कितना शॉकिंग है। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में कह रहा हूं कि कानून को ठेंगा दिखाने वाले आखिर भाजपा में क्यों खुश हैं, भाजपा ऐसे लोगों को शह संरक्षण क्यों देती है। बृजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ अदालत में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 6 गवाहियां दी हैं कि किस तरह से ये व्यक्ति औरतों की सांस चेक करने के बहाने उनके पेट और छाती को छुआ करता था। यह व्यक्ति अब भी सांसद है। जब नई संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था, तब यह व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ पीछे बैठा हुआ था। जब स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं भाजपा के सांसदों को, तब उनके पीछे यही व्यक्ति बैठा हुआ था। बार बार यह प्रमाणित हो रहा है कि इस व्यक्ति पर न महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री यानी स्मृति ईरानी का मुंह खुलता है, न प्रधानमंत्री का मुंह खुलता है, कोई कुछ नहीं कहता है। और इस पर कानून की गाज बिल्कुल भी नहीं गिरी है। कल्पना कीजिए किसी और के खिलाफ ऐसे केसेस होते तो क्या क्या नहीं होता। याद कीजिए रमेश बिधूड़ी ने सांसद दानिश अली के बारे में क्या क्या नहीं कहा था। उन पर कोई गाज गिरी? क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन पर कोई कार्रवाई की? बिल्कुल नहीं की। मगर महुआ मोइत्रा को एथिक्स समिति बुलाती है। एथिक्स समिति के अध्यक्ष उनसे निजी सवाल पूछते हैं कि आप रात को किससे बात करती थी, आपने पिछले 5 सालों में किसके साथ होटल में कमरा साझा किया, आप इस व्यक्ति से बात करती थी तो उनकी पत्नी को आपत्ति तो नहीं होती थी। ये तमाम बातें उनसे पूछी गई। और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो महिला अस्मिता की बात करती है। बंद कीजिए ये ढोंग, ये सही नहीं लगता है। आज इस कार्यक्रम का मकसद आपके सामने यही था, आपको यह बतलाना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कानून को ठेंगा दिखाने वालों की बल्ले बल्ले हो रही है।
उनकी चांदी हो रही है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। पहले मैं प्रधानमंत्री से अपील करता था, प्रधानमंत्री आप कुछ कहिए, कुछ कहिए। कल साउथ अफ्रीका से हम मैच जीते, प्रधानमंत्री ने उस पर ट्वीट किया, मगर मजाल है किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर उनके मुंह से एक शब्द निकलेगा ना। महिला पहलवानों के मुद्दे पर, ना आईआईटी बीएचयू में जिस तरह से, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां एक लड़की को निर्वस्त्र कर दिया गया, किसी तरह से वो अपनी इज्जत बचाकर भागी, उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। ज्वलंत मुद्दे पर खामोश रहते हैं, मगर हां, ये जो हल्के मुद्दे होते हैं उस पर वो ट्वीट किया करते हैं। और फिर एक पूरा प्रचार तंत्र होगा उनको बचाने के लिए कि नहीं, क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है बोलने की जरूरत? क्योंकि आपकी खामोशी के चलते पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को हौसला मिलता है जो कानून को ठेंगा बता रहे हैं, जिनकी जगह कानून के कटघरे में है। जेल नहीं, कटघरे से शुरुआत करते हैं, मगर वो कभी भी कटघरे में नहीं होते हैं। बहुत दुख की बात है, मगर ये अमृतकाल में, संगोल युग में संस्कारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।